नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 22 तारीख को बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर है और उसको वे सुधारेंगे। अगर उन्हें यह पता है तो उन्होंने अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। मैंने यह एक अखबार में भी पढ़ा। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया, ये पूछता हूं मैं। पहलगाम आतंकी हमला पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने यहाँ के 26 लोगों की जानें ली। ये तो दरिंदगी है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। उन्होंने कहा कि इस घटना से सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों को हो रहा है क्योंकि यहाँ से पर्यटक चले गए और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसका करारा जवाब दे। यही हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा। देखिए, ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अभी जो हालात है उसे सही होने में अभी समय लगेगा, लेकिन पहलगाम हमले में जो अपराधी हैं उसे पकड़ते पकड़ते बेगुनाह ना पकड़े जाएं। उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। SDRF का ड्रिल ना पहलगाम से जुड़ा हुआ है ना ये मॉक ड्रिल से जुड़ा हुआ है। पहलगाम का ड्रिल हमने कल रिव्यू मीटिंग के दौरान ये बात आई कि
पिछले दिनों से अचानक ये शाम को जो तेज हवाएं चलती हैं, और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक नहीं 2 शिकारे जो हैं वो डूब गए थे। उस सिलसिले में हमने एसडीआरएफ से कहा है कि वो थोड़ी तहकीकात करके अपने टीम्स वहां तैनात करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो कोई कीमती जानें जो हैं वो जाया ना हो। जो ये कल ऑर्डर निकला है एमएचए की तरफ से, वो ठीक है ना, तो एमएचए से देखिए ना, मैं एमएचए में काम नहीं करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत में काम करता हूँ। एमएचए का ऑर्डर है, आप एमएचए से पूछ लीजिए, जम्मू कश्मीर का ऑर्डर नहीं है। सिविल सेक्रेटरी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो यहाँ सूरत हाल, इफ यू रिमेंबर, आप ही ने मुझे कहा था कि जो एक 5-6 साल से पीस हुआ है, ये गवर्नमेंट इसको और टाइट करेगी ताकि लोगों को राहत मिले। अब क्योंकि सिविल सेक्रेटरी यहाँ हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली जो एटमॉस्फेयर यहाँ हुआ है, कितना एटमॉस्फेयर तो अब हम सबको मालूम है, टाइम लगेगा। हालात अब जो हैं उनसे हम मतलब ना इनकार कर सकते हैं, ना हम उनके तय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पहलगाम के मामले में जो कसूरवार हैं उनको पकड़ते पकड़ते बेगुनाह लोग जो हैं इसकी लपेट में ना आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ने के लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर और तमाम कश्मीर के लोगों को जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा खबरदार रहना और इसमें समझदारी से कदम उठाना, इसके बारे में जहां तक हो सके हमने बातें अपनी पहुंचा दी हैं। एटमॉस्फेयर तो अब हम सबको मालूम है, टाइम लगेगा। हालात अब जो हैं उनसे हम मतलब ना इनकार कर सकते हैं, ना हम उनके तय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पहलगाम के मामले में जो कसूरवार हैं उनको पकड़ते पकड़ते बेगुनाह लोग जो हैं इसकी लपेट में ना आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ने के लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर और तमाम कश्मीर के लोगों को जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा खबरदार रहना और इसमें समझदारी से कदम उठाना, इसके बारे में जहां तक हो सके हमने बातें अपनी पहुंचा दी हैं। बिहार की बात करते हैं तो बिहार पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। तस्वीरें देखिए, पटना में एक बार फिर बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग थी कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जल्द कराई जाए। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया है। इस दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए और एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई। तस्वीरें देखिए, सीधे ये बिहार की तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर दिखे और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जोरदार जब प्रदर्शन किया। इसी दौरान वहां पुलिस पहुंची और ये बता दें कि अभ्यर्थियों की मांग थी कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जल्द कराई जाए। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ ये प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया है। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरह से पुलिस वहाँ लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, इस दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं और बता दें कि एक महिला अभ्यर्थी इस दौरान बेहोश भी हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 अप्रैल 2023 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था कि जाति जनगणना होना जरूरी है, लेकिन उस पत्र का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पत्र लिखा कि आपने अचानक जाति जनगणना की घोषणा कर दी।
खरगे उन्होंने कहा कि खरगे जी ने उन्हें पहला सुझाव प्रश्नावली सही तरीके से तैयार करने का सुझाव दिया। दूसरा सुझाव 50% आरक्षण की सीमा जो ओबीसी SC ST पर लगाया गया था उसे हटाना चाहिए, ये बातें हैं उस पत्र में, और संशोधन लाना चाहिए, इस बात को जिक्र किया गया है। तीसरा सुझाव के बारे में बात करें तो तीसरा सुझाव जो ओबीसी SC ST के लिए निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण उपलब्ध करवाएं, ये बातें हुई है, चर्चा हुई है, ये पत्र में लिखा गया है ताकि सही ढंग से जाति जनगणना हो सके। देखिए 16 अप्रैल 2023 को खरगे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री को लिखा था कि जाति गणना होना जरूरी है और कई कारण भी दिए थे और उन्होंने मांग की थी जल्द से जल्द जो 21 की जनगणना आपको करवाना था उसमें विलंब हुआ है, देरी हुई है, उसमें आप जाति जनगणना भी करवाइए। 16 अप्रैल 2023 को उस खत का तो जवाब भी नहीं मिला प्रधानमंत्री से। तो कल रात को वापस कांग्रेस अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री को फिर से लिखा है कि अचानक आप भोखलाए हुए, घबराए हुए आपने अचानक घोषणा कर दी कि जाति जनगणना होने वाली है। शोक मना रहा है सारा देश, पीड़ित है, पहलगाम आतंकवाद हमले जो हुए हैं, चिंतित हैं, एक माहौल अलग सा है। पर उस बीच आपने डेस्परेटली एक घबराए हुए आपने यू टर्न लिया और कहा जाति जनगणना आप कराएंगे। आपने तो राहुल जी को, खरगे जी को, सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अर्बन नक्सल बताया। आपने कहा हम विभाजनकारी हैं, हम विभाजन करना चाहते हैं क्योंकि हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक हो तो सेफ हो, यही तो नारे चले थे ना। पर अचानक प्रधानमंत्री ने अपना मन बदल दिया। ठीक है, क्यों बदले वो अलग की बात है। तो कल कांग्रेस अध्यक्ष जी ने 3 सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा पहला सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव, जो प्रश्नावली आप तैयार करते हैं वो सही तरीके से आप तैयार कीजिए। देखिए मेरे पास जो सेंसस कमिश्नर है, सेंसस कमिश्नर की ओर से जो प्रश्नावली तैयार की गई है, जो क्वेश्चनेयर है, जो अनुसूची है, इसमें 34 सवाल दिए गए हैं। इस 34 सवालों में से 13वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ है और ये क्या कहता है कि क्या आप SC हैं या ST हैं या अदर हैं। ये सवाल है। ये तो जाति जनगणना ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। एक सवाल, 34 में से एक सवाल, और वो भी क्या आप अनुसूचित जाति के हैं या आप अनुसूचित जनजाति के हैं या आप अन्य कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो खरगे जी ने पहले मांग की है जब प्रश्नावली आप तैयार करते हैं, जो अनुसूची तैयार किया जाता है उसको ध्यान से तैयार कीजिए, सोच समझकर तैयार कीजिए। सिर्फ गिनती को आप मद्देनजर रखते हुए मत तैयार कीजिए, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है। सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है लोगों की, उसको जानकारी हासिल करने की जरूरत है। तो तेलंगाना मॉडल का उन्होंने जिक्र किया है। तेलंगाना में 56 सवाल पूछे गए, 56 इंच की छाती नहीं, 56 सवाल पूछे गए, और वो सिर्फ गिनती के लिए नहीं पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है, ताकि संवैधानिक हक सब लोगों को मिले। तो ये पहला सवाल, पहला सुझाव खरगे जी ने दिया है। दूसरा, उन्होंने यही दोहराया है कांग्रेस पार्टी की मांग जो है कि 50% आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो 1962 में लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको हटाना चाहिए। संवैधानिक तरीके से संशोधन लाना चाहिए, संविधान में संशोधन लाना चाहिए ताकि ये 50% की सीमा नहीं हो। और तीसरा सुझाव ये दिया है कि 2006 में जो अनुच्छेद 15(5) शामिल किया गया था हमारे संविधान में, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण उपलब्ध होगा, वो लागू नहीं हुआ है, क्योंकि 10 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2014 को अपना निर्णय सुनाया कि अनुच्छेद 15(5) संवैधानिक है। वो तब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हुआ, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार उसको आगे नहीं ले चल पाई, तो मोदी जी की सरकार आई। 11 साल से वो चुप है और ये आर्टिकल 15(5) आज हमारे संविधान में है, तो उसको लागू कीजिए, कानून लाइए। खरगे जी ने ये सुझाव दिया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है प्रधानमंत्री को कि आप गंभीरता से लीजिए, ये औपचारिक तरीके से मत, माने ये एक रिचुअल नहीं है, ये आप एक मौका है आपको, जब हमारे प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना है जहां सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है, संकल्पित है प्रियम्बल में, उसको पूरा करने के लिए ये 3 सुझाव दिए गए हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। यही कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा है। अब सभी पार्टियों से मशवरा कीजिए, बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए, पार्लियामेंट में भी चर्चा हो, ताकि सही ढंग से ये जाति जनगणना होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन के जरिए बंगाल में सत्ता में नहीं आना चाहती। बीजेपी चुनाव जीत कर आएगी। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, अन्यथा मतदान नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें वोट नहीं करने दिया जाएगा। दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद पर उन्होंने कहा कि यह जगन्नाथ मंदिर नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र है। इसे सरकारी पैसे 250 करोड़ रुपए में बनाया गया है। यह महाप्रभु का अपमान है और सनातनियों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। वो ठीक नहीं है। वो जो कर रहा है रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ है, वो भारतीय नहीं है। दूसरा, प्रदेश में जो चल रहा है उसमें कार्रवाई हो रहा है पाकिस्तान और घुसपैठियों के खिलाफ, जो बांग्लादेश का बंगाल से होते हुए ममता बनर्जी जिनको फेक आई कार्ड, आधार कार्ड बना दिया, उसका खिलाफ हो रहा है। कोई भारतीयों के खिलाफ नहीं हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लोग ये जगन्नाथ मंदिर नहीं है, कल्चरल सेंटर है। गलत भ्रम मत पैदा कीजिए। ये सरकारी रुपया में हुआ है 250 करोड़ रुपया। इसमें टेंडर, वर्क ऑर्डर सब देख लीजिए। सरकारी नोथी में क्लियर है, इट्स ए कल्चरल सेंटर, इट्स नॉट टेम्पल। वो जिस तरीके से पूरी धाम को अपमान कर रहा है, ये पूरा विश्व का महाप्रभु का जितना भी डिवोटी है, मैं भी डिवोटी हूं, उसका ऊपर सीधा सीधा महाप्रभु का ऊपर असम्मान है। ये सहन सनातनी समाज नहीं करेगी। वो कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, प्रदेश के बारे में नहीं करूंगा, लेकिन जो कार्रवाई वो लोग कर रहा है वो बहुत सही तरीके से कर रहा है, कानूनी तरीके से कर रहा है। इसको होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा फैला है, इसके लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपा, कहा है कि रिपोर्ट का कॉपी मेरा पास नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं। संवैधानिक विकल्प में विचार करने की जरूरत है, सुझाव दिया है। गवर्नर साहब बहुत कर रहा है, फील्ड विजिट किया है, उसका रिकमेंडेशन अच्छा है। बाकी रिपोर्ट का कॉपी मेरा हाथ में नहीं है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या लग रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, चुनाव यहाँ तो 355 लगा देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन के द्वारा बीजेपी सत्ता में आने नहीं चाहता है। बीजेपी चुनाव करके आएगा। जब चुनाव का दौरान इलेक्शन कमीशन को, ये जो ममता एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको न्यूट्रलाइज करने के ईसीआई को इलेक्शन का दौरान राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। नहीं तो यहाँ वोट नहीं होगा। जहां हिंदू माइनॉरिटी है, वोट डालने नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज रूस भारत के साथ खड़ा है और यह उस विदेश नीति का नतीजा है जो हर सरकार ने अपनाई है और जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आज भारत के रूस से अच्छे संबंध है और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की ही देन है। यह भारत और पाकिस्तान से ज़्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण देता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत के साथ आज रूस खड़ा है, ये हमारी उस विदेश नीति की देन है जिसको भारत की हर सरकार ने और जिसकी नींव पंडित नेहरू ने रखी थी। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध पंडित नेहरू की, इंदिरा जी की देन है। रूस के साथ हमारे अच्छे प्रगाढ़ संबंध उन सब सरकारों की देन है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को फॉलो किया। कितना भी नेहरू जी को कुछ कह ले, मोदी जी ने भी वही काम किया है। एक तरफ ऐसे राष्ट्र हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे दुष्ट राष्ट्र हैं जो पाकिस्तान का सहारा दे रहे हैं। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान से ज्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है और हर वो जो भारत के साथ हर राष्ट्र जो खड़ा होगा वो मानवता का पक्षधर है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देता है, भारत विरोधी ताकतों को बल देता है, उनको पनाह देता है, इस तरह की हरकत हम किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी की लीडर इंदिरा जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसके 2 टुकड़े कर कर। तो मोदी जी से राहुल जी ने पहले भी कहा है, हम फिर से दोहराते हैं, ऐसी कार्रवाई हो कि देश के खिलाफ उठने वाली ये ताकतों के होश फाख्ता हो जाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।